नमस्कार दोस्तों 5 साल पहले जब भारत चाइना के बीच में लद्दाख में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, तो उस समय भारत को जो एक बड़ी कमी महसूस हो रही थी वो ये था कि हमारे पास कोई भी फुल्ली फंक्शनल एयरफील्ड जो एयर बेस होता है वो बॉर्डर के नजदीक नहीं था। जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके नजदीक नहीं था। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसको लेकर काम किया और आप देख सकते हो कल जो खबर आई है कि फाइनली जो एयर बेस है, न्योमा एयर बेस, इसको फुल्ली एक्टिवेट कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, एट 13,700 फीट नियर चाइना बॉर्डर इंडियाज हाईएस्ट एयरफील्ड गेट्स फुल्ली ऑपरेशनल। और इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एयर बेस एग्जैक्टली कहां है, एलएसी से कितने दूरी पर है, ये किस तरह से भारत को मदद करेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, ये स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैं आपको बता दूं, अभी लर्नर्स डे सेल चल रहा है 15 नवंबर तक, तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इसको अवेल कर पाएंगे। और इस प्रीलिम्स बैच के अंदर जब जितनी भी तैयारी चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए, 250 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, और इस बार हम पर्सनल मेंटरशिप भी दे रहे हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट वगैरह है तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू लाया है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए जरूरी था कि एक फुल्ली फंक्शनल एयर बेस हो। और फाइनली लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में, आपको भी मैप में दिखाऊंगा, वहां पर जो न्योमा एयरफील्ड है इसको फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया गया है। और देखिए, इसकी जो हाइट है 13,700 फीट पर है। इसको कंफ्यूज मत कर देना दौलत बेग ओल्डी से, क्योंकि वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा रनवे, लेकिन वो फुल्ली फंक्शनल एयर बेस नहीं है। और ये भारत का सबसे हाईएस्ट फुल्ली ऑपरेशनल एयरफील्ड देखने को मिलेगा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक है। अच्छा, इसको क्यों फुल्ली फंक्शनल बोला जा रहा है? क्योंकि क्या है ना, कल यहां पर C-130J सुपर हरकुलस, इसकी लैंडिंग कराई गई हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा। आप देख सकते हो खबर, इंडियन एयरफोर्स चीफ लैंड्स C-130J। ये आप देख सकते हो राइट साइड में, ये जो एयरक्राफ्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अमेरिका से हमने खरीदा था। 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट में काम आता है। जैसे हमें अगर अपने ट्रूप्स को पहुंचाना हो, भारी भरकम सामान पहुंचाना हो नजदीक, वहां पर टैंक्स पहुंचाने हो, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है। और इसीलिए इसकी जब लैंडिंग कराई गई तो इससे पता चला कि हाँ, अब ये जो पूरा एयरफील्ड है ये फुल्ली फंक्शनल हो चुका है। मतलब किसी भी फाइटर जेट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को हम वहां पर उतार सकते हैं। अच्छा, ये जो न्योमा एयरफील्ड है वो कहां पर है एग्जैक्टली, वो समझने की जरूरत है। ईस्टर्न लद्दाख में, अगर आप इसका मैप देखोगे, यहाँ पर ये लद्दाख वाला पूरा रीजन आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो एलएसी है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये भी हमारा इलाका है एक तरह से, अक्साई चीन जिसको कहा जाता है, लेकिन चाइना ने 1962 के वॉर में इसको कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको ले देखने को मिलेगा। ये है आपका पैंगोंग सो लेक, ये जो आप देख रहे हो, और उसके जस्ट नीचे, पैंगोंग सो के नीचे, यहां पर है न्योमा हेलीपैड है। न्योमा बेसिकली जो एयरफील्ड की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर से एक नदी गुजरती है। स्पेशली मैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ताकि कुछ ऐसा सवाल आए कि वहां से कौन सी नदी गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा, इंडस नदी यहां से गुजरती है, नदन साइड में इस तरह से जाती है। तो ये बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख में है। एल्टीट्यूड 13,700 फीट, और इसकी जो दूरी है एलएसी से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, वो हार्डली 25-30 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो रनवे का लेंथ है ना, जो रनवे बनाया गया है वहां पर, वो करीब 2.7 किलोमीटर के आसपास का है। और इसका जो बजट है करीब 200 से 250 करोड़ का खर्चा आया। इसको किसने बनाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने, विथ एडवांस्ड हाई एल्टीट्यूड इंजीनियरिंग यूनिट्स के मदद से। और इसको कमिश्निंग तब किया गया कल, जो है जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग वहां पर करवाई। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज की हम बात करें न्योमा एयरफील्ड के बारे में, तो ये ऑल वेदर पेव्ड रनवे है। मतलब कि आप किसी भी समय, और स्पेशली आप जानती होंगे विंटर के समय कितना माइनस में चला जाता है वहां पर टेम्परेचर, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J, AN-32, इस तरह के सिमिलर एयर लिफ्टर्स जो हो गए, या फिर कोई भी फाइटर जेट हो गया, जैसे सुखोई 30 MKI, कोई भी जो फाइटर ऑपरेशंस अगर हमें करना है, तो किसी भी वेदर के समय कभी भी 24/7 हम वहां पर उसकी लैंडिंग टेक ऑफ करा सकते हैं। यहां पर इंस्टॉलेशंस की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, हैंगर्स हो गए, शेल्टर्स हो गया, डिस्पर्सल एरिया है, इसके अलावा
क्रैश फायर फैसिलिटीज़ हो गई, फ्यूल स्टोरेज, रिफ्यूलिंग सिस्टम, विंटराइज्ड ऑपरेशनल इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया ना, विंटर के समय ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एरिया, तो वहाँ पर भी ऑपरेशनल करा सकेंगे। तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको फुल्ली ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ? फुल्ली ऑपरेशनल का मतलब ये हुआ कि दिन हो या फिर रात हो, हम वहाँ पर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रूप का डिप्लॉयमेंट हो, हैवी लिफ्ट हो गया, रैपिड रीसप्लाई, ये सब चीज़ें हम कर पाएंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड स्टेजिंग, मतलब कभी भी अपने ट्रूप्स को आगे की तरफ ले जाना हो तो वो ये प्रोवाइड कर पाएगा। और साथ ही साथ जो ISR होता है, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, तो ये सारी चीज़ें भी भारत कर सकेगा। जो कनेक्टिविटी है इस सेंसिटिव रीजन में, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला है चाइना बॉर्डर। बेसिकली जो एयरफील्ड की प्रॉक्सिमिटी है LAC के पास, इसकी वजह से रैपिड मोबिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि अभी नहीं हो पाता था। बहुत मुश्किल लगता था, काफ़ी दिक्कतें आती थी। और इंडिया चाइना का जो टेंशन हुआ 2020 के बाद से, इसकी नीड काफ़ी हो गई, क्योंकि आप चाइना पर फुल्ली भरोसा नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ये एक तरह से डेटरेंस का भी काम करेगा। मतलब चाइना को पता रहेगा कि हाँ भाई देखो, भारत ने भी अपना एयरफील्ड वहाँ पर बना दिया है, और अगर उसको लगता है कि कभी भी वो हमारे ऊपर कुछ भी थोड़े बहुत चीज़ें कर पाए, तो वो भी करने से सोचेगा, क्योंकि वहाँ पर हम कभी भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं किसी भी समय। फिर इसके अलावा रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। पहले क्या है कि आपको ले वाला जो एयरबेस था, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, चंडीगढ़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता। लेकिन अब आप सोचिए, डायरेक्टली LAC के नज़दीक इसको लाना, मतलब जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। न्योमा की वजह से यहाँ पर जो ऑपरेशनल डिस्टेंस है वो बहुत तेज़ी से कम होगा, और जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं जैसे चुसूल, डेमचौक, रेजांगला, तो वहां पर हम चीज़ों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि जो बाकी के हाई एल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप्स हैं, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। मैंने आपको बताया ना, दौलत बेग ओल्डी, ये बेसिकली इसका एल्टीट्यूड और ऊपर है, सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड कहा जाता है, तो 16,600 के फीट पर है। लेकिन ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, ये फुल एयर बेस नहीं है दौलत बेग ओल्डी में। लेकिन न्योमा क्या करेगा, उसको एक जो ब्रिज, एक जो गैप हो गया था, तो एक ब्रिज की तरह काम करेगा कि हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अलावा यहाँ पर जो फुल फ्लेजेड फाइटर बेस होता है, वो भारत ने ऑपरेट करके यहाँ पर दिखाया। ये पहला मेजर फाइटर केपेबल एयरबेस है इतने ऊंचाई पर। और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग भी है, मतलब एक स्ट्रांग मैसेज हम चाइना को दे रहे हैं कि भारत के पास कैपेसिटी है कि हम बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम फोर्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चाइना कोई भी हरकत करने से पहले उसके बारे में सोचेगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, कितना चैलेंजेस आया, ये इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों बताया जा रहा है? सबसे पहला है एल्टीट्यूड रिलेटेड डिफिकल्टीज। आप सोचो ना, एयर डेंसिटी वहां पर बहुत कम होती है, और क्या है ना कि जब एयर डेंसिटी कम होगी, जब एयर की क्वांटिटी कम होगी, तो इससे ऑब्वियस सी बात है एयरक्राफ्ट इंजन का जो थ्रस्ट है वो कम हो जाता है, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराने में मुश्किल हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर आपको लॉन्गर रनवे चाहिए होते हैं इस तरह के एयर बेसिस पर, ताकि वहां पर आपको लिफ्ट कराने में थोड़ा सा मदद मिल सके। अगर वो छोटा रनवे होगा तो आप नहीं करा पाओगे, क्योंकि वैसे ही थ्रस्ट कम आएगा, लिफ्ट कम होगा एयरक्राफ्ट का। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर काफ़ी स्ट्रेस आता है। इसके अलावा हार्श क्लाइमेट की अगर हम बात करें, विंटर्स के समय 30 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप हो जाता है। मुझे तो याद है, मैं लद्दाख जब गया था तो रात को हम थोड़ा सा जब लेट नाइट हो गया था, घूम रहे थे सड़क पर, तो टेम्परेचर देखा -10 डिग्री। वो तो हम वहाँ की बात कर रहे हैं। इधर अगर आप देखोगे तो विंटर्स के, और वो भी मुझे याद है शायद वो अप्रैल का महीना था, अगर आप एकदम विंटर पीक विंटर देखो दिसंबर जनवरी में, तो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्नो, आइस, इस तरह की हार्श क्लाइमेट में इस तरह का एयर बेस कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विंटर हार्डेंड आपको बनाना है, ताकि विंटर के समय भी आप एयर बेस को ऑपरेशनल कर सको, यहाँ पर दिक्कत ना आए, एयरक्राफ्ट वहाँ पर आसानी से लैंडिंग कर जाए, उसको टेक ऑफ किया जा सके। फिर ये ब्रो के लिए भी, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट है। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आप सोचिए ना, पूरा एयर बेस बनाना छोटा चीज़ तो है नहीं, आपको कितने सामान वगैरह वहाँ तक पहुँचाने होंगे, हैवी मशीनरी हो गया, तब जाकर ये बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर प्रिसीजन सरफेसिंग होनी चाहिए, जो रनवे वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हाई एलिवेशन पर आप बना रहे हो। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, इस एयर बेस में कुछ जो सेगमेंट है प्रोजेक्ट का, वो ऑल वुमेन इंजीनियरिंग टीम को भी सौंपा गया था। तो एक सिंबॉलिक माइलस्टोन भी आप कह सकते हो, जहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसका मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, सबसे पहले ऑपरेशनल एडवांटेज, मतलब जो ट्रूप्स हैं
उसका रैपिड डिप्लॉयमेंट कर पाना, ये हमारे लिए एडवांटेज का काम करेगा। हाई स्पीड रीइंफोर्समेंट क्राइसिस के समय वो हो सकेगा। एक प्रकार से जो सस्टेन्ड एयर ऑपरेशंस होता है सेंसिटिव बॉर्डर जोन में, वो हमारे पास एबिलिटी आ गई है। लॉजिस्टिक और सस्टेनेबल, मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स वगैरह सप्लाई चेन ये एफिशिएंट हो जाएगी। टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। पहले ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम लगता था, मतलब ज़्यादा समय लगता था आपको चीज़ों को बनाने में, करने में। फ्यूचर पोटेंशियल, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप लेह गए होगे, लद्दाख गए होगे, तो वहाँ पर जो आपका एयरपोर्ट है ना, वो सिविलियन यूज़ के लिए कुछ हद तक दिया हुआ है थोड़ा सा, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो हो सकता है कि आगे चलकर अगर वहाँ पर सिविलियन पर्पस की ज़रूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट की, तो ये वाला जो एयरबेस है उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। खैर यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और वो क्या है? सबसे पहला है एल्टीट्यूड लिमिट्स एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस। आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी भी चीज़ें कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट वगैरह है, जैसे ये हरकुलस एयरक्राफ्ट की बात किया हमने, तो उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो अपने फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ पर एयर थिन होता है, और इसीलिए उसको थ्रस्ट मिलना, लिफ्ट करना एयरक्राफ्ट को, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसकी जो कैपेसिटी है ओवरऑल लिफ्ट करने की, वो कम हो जाएगी। तो आपको वेट वगैरह का बहुत प्रिसाइज ध्यान रखना होगा, अदरवाइज बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। दूसरा है वेदर डिपेंडेंसी, मतलब विंटर ऑपरेशंस में थोड़े से चैलेंजेस मिल सकते हैं। भले ही आपने बहुत अच्छा चीज़ें बनाई हो, लेकिन अगर क्लाइमेट साथ नहीं देगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तो अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। और फॉरवर्ड बेस का भी एक्सपोजर है, मतलब क्योंकि हम LAC के नज़दीक बनाए हैं, तो जो चाइना है वो कभी भी इसको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल न्योमा एयरफील्ड ये भारत के लिए इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये आप कह सकते हैं भारत एक ट्रांजिशन की तरफ गया है। मतलब जो हम पहले दूर दराज के बेसिस पर डिपेंडेंट होते थे, उसके बजाय सेल्फ सस्टेनिंग फॉरवर्ड एविएशन जोन की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा रेडीनेस, मोबिलिटी, सर्वेलेंस, डिटेरेंस, ये सब कुछ एक गेम चेंजर की तरह आपको देखने को मिलेगा। मतलब हिमालयन फ्रंटियर स्ट्रैटेजी में न्योमा एक गेम चेंजर है, आप कह सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो लद्दाख में ये जितनी भी लेक्स हैं, इनमें से कौन सा सलाइन लेक है? ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगले साल 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स आप दे रहे हो, तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये आप ले सकते हैं, जिसमें फुल प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप जानते हैं कि लाखों बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, उसमें कुछ ही हजार का सिलेक्शन होता है मेंस के लिए, तो इसको तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी क्या है, सेल चल रहा है, 15 नवंबर तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।